गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 मार्च के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जैसा कि मैंने कल ही आपको बता दिया था कि क्योंकि हमने 3 दिन अपना सेशन मिस किया है, तो आज भी ना सिर्फ आज के करंट अफेयर्स आप देखेंगे सेशन में, बल्कि जो उन 3 दिनों में हमने क्वेश्चंस मिस किए हैं उनको भी देखेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सैटरडे तक हम लोग सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो यही रीजन है कि हम लोग रिवीजन वाला पार्ट अवॉइड करेंगे फिलहाल सैटरडे तक, उसके बाद हम लोग उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, Recently, Election Commission of India started the मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन along with which ministry? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन स्टार्ट किया, किस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था फ्रॉम 28 फरवरी अप टू 6 मार्च। ठीक है, बेसिक एम क्या था, यूथ को इंगेज और इनकरेज करना इलेक्टोरल प्रोसेस में। और यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन कौन है, एम जगदेश कुमार। इन्होंने इस कॉल को रेज किया जिससे कि मोबिलाइज और इंस्पायर किया जा सके फर्स्ट टाइम वोटर्स को, जहां पे इन्होंने सबको रिक्वेस्ट करी है कि इस कैंपेन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो ये एक नेशन वाइड इनिशिएटिव है जिसको स्टार्ट किया गया इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बेसिक इसका पर्पस क्या है, इलेक्टोरल अवेयरनेस को रेस करना अमंग द यूथ, जिससे कि यूनिवर्सल इनलाइटेंड पार्टिसिपेशन फॉस्टर हो सके इलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है, तो मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, किस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, तो आंसर इज एजुकेशन मिनिस्ट्री। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुलाशेखरापत्तिनम स्पेस पोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये स्पेस पोर्ट कहां पे लाई करता है, आपको ये बताना है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया इस स्पेस पोर्ट को तमिलनाडु स्टेट में, और ये सेकेंड स्पेस पोर्ट है हमारा आफ्टर सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, तो ये जो फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है ये काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड रहेगी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लॉन्च के लिए कमर्शियली, और ये फैली हुई है 2350 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पे। टोटल इसमें 35 फैसिलिटीज फीचर होंगी इंक्लूडिंग द लॉन्च पैड्स एंड द रॉकेट इंटीग्रेशन एरियाज। ठीक है, इसका यूनिक एडवांटेज क्या है कि आप डायरेक्टली साउथ की तरफ लॉन्च कर सकते हैं ओवर द इंडियन ओशन, जिससे कि हमारा फ्यूल जो खर्च होता था अब तक स्मॉल रॉकेट लॉन्चेस के लिए वो सेव होने लगेगा कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग साइट। और इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट आई है 986 करोड़ रुपीज। तो जाहिर सी बात है इससे इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटीज काफी बूस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्पेस पोर्ट कहां पे लाई करता है, आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट है, Recently, which South American country has declared a health emergency due to the rising cases of dengue fever? डेंगू फीवर के बढ़ने की वजह से कौन सी साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसने हेल्थ इमरजेंसी को लागू कर दिया है? तो ये कंट्री है बी ऑप्शन, पेरू। पेरू ने हाल ही में एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है क्योंकि यहाँ पे डेंगू फीवर केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और गवर्नमेंट ने एक्टिवेट कर दी है इमरजेंसी को 20 आउट ऑफ 25 रीजन्स में ड्यू टू द रैपिड राइज इन द केसेस, क्योंकि अब तक 31,000 केसेस इसके सामने आए हैं जिसमें से 32 डेथ्स हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर्स हाई हो रहे हैं सॉरी, और हैवी रेन्स भी हो रही हैं सिंस 2023, और इन सब रीजंस की वजह से यहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यही रीजन है कि डेंगू फीवर के केसेस बढ़ गए हैं यहाँ पे, और यही रीजन है कि पेरू ने हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया है कंट्री के अंदर। फाइन, रिसेंटली द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू प्रमोट आयुर्वेदा एंड थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने किस कंट्री के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है आयुर्वेदा और थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा थाईलैंड, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने जयपुर के अंदर साइन किया ये एमओयू अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ थाई ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन थाईलैंड। कब किया था, फरवरी में। ठीक है, तो ये एमओयू किस लिए किया जा रहा है, एकेडमिक कोलैबोरेशन के लिए, जिससे कि दोनों ही कंट्रीज कोलैबोरेट कर सकें आयुर्वेदा और थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन में। साथ ही ये जो एनआईए है ये कोलैबोरेट कर चुका है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बहुत सारी कंट्रीज में लाइक मलेशिया एंड कोरिया। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने ये एग्रीमेंट साइन किया विद थाईलैंड कंट्री टू प्रमोट आयुर्वेदा एंड थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन। नेक्स्ट इज, विच स्टेट रिसेंटली पास्ड अ बिल aimed at curbing illegal immigration?
कौन सा स्टेट है जिसने एक बिल हाल ही में पास किया है जिसका पर्पस क्या है, इलीगल इमाइग्रेशन को कर्ब या फिर एड्रेस करना। तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, हरियाणा। हरियाणा की असेंबली ने हाल ही में 9 बिल एक साथ पास किए हैं, जिसमें एक है हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेवल एजेंट्स बिल, और जिसका बेसिक पर्पस क्या है, इलीगल इमाइग्रेशन को कर्ब करना, साथ ही जो इशू रेज होते हैं बिकॉज ऑफ अनरजिस्टर्ड ट्रेवल एजेंट्स उसको जो है थोड़ा सा एड्रेस करना। ठीक है, इसके अलावा एक बिल और पास किया गया है यहाँ पे, जिससे कि रेगुलेट किया जाएगा प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को, और जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और गार्डियंस के इंटरेस्ट को भी सेव किया जा सके। ठीक है, तो ये सारा बिल कब पास हुआ है, इनका जो वीक लॉन्ग बजट सेशन चल रहा था उसके कंक्लूडिंग डे के दौरान। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि हरियाणा ने एक बिल पास किया है जिसका पर्पज है इलीगल इमाइग्रेशन को कर्ब करना। Recently, who has been appointed as the new CEO of the World Gold Council for India? इसके लिए कौन नए CEO इंडिया की तरफ से बनाए गए हैं? ये है मिस्टर सचिन जैन, और ये अब नए सीईओ बन चुके हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल फॉर इंडिया के फरवरी मंथ में, और ये ज्वाइन कर रहे हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को, और पहले भी ये बहुत सारे सीनियर रोल्स पे रह चुके हैं फॉर द पास्ट 13 इयर्स, और इनकी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है इंडियन कंज्यूमर एंड ज्वेलरी मार्केट में। ठीक है, तो ये रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के फॉर इंडिया। आंसर इज सचिन जैन। What is the theme of Rare Disease Day 2024? Rare Disease Day के लिए थीम क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले 29th ऑफ फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं रेयर डिजीजेस डे, और इस दिन हम बेसिकली अवेयरनेस हाईलाइट करते हैं कि जो लोग भी रेयर मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं उनके बारे में उन्हें सपोर्ट की बेसिकली जरूरत है और उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। थीम इस साल की हमने रखी है शेयर योर कलर्स। ठीक है, ये थीम एम्फेसाइज करती है कोलैबोरेशन को फॉर इंडिविजुअल्स जो कि फेस कर रहे हैं रेयर डिजीजेस को। और अगर हम WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में बात करें कि रेयर डिजीजेस क्या होती हैं, तो ये डेबिलिटेटिंग लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर्स होते हैं, जहां पे आप देखेंगे कि 10,000 लोगों में किन्हीं 10 लोगों को ये डिजीज होती है। ठीक है, तो इस दिन हम कुछ लाइट बेसिकली डालते हैं ऑन दीज इनफ्रिक्वेंट कंडीशंस, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग और असिस्टेंस बढ़ सके फॉर द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स ग्लोबली। ठीक है, तो रेयर डिजीजेस डे हम ऑब्जर्व करते हैं 29th ऑफ फरवरी को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी है शेयर योर कलर्स। तवी फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तवी फेस्टिवल जो आजकल चर्चे में है, ये किस स्टेट का फेस्टिवल है आपको ये बताना है। तो ये 4 डेज का तवी फेस्टिवल है जो कि मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, और इसके थ्रू हाईलाइट किया जाता है रीजन के आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज को, साथ ही जम्मू के डाइवर्स आर्ट फॉर्म्स और कल्चरल हेरिटेज के ऊपर थोड़ा सा एम्फेसाइज किया जाता है। और इसमें डिफरेंट सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, फोक म्यूजिक, स्ट्रीट थिएटर, ये सब चीजें ऑर्गेनाइज की जाती हैं, और ये एक प्लेटफॉर्म साबित होता है यूथ की क्रिएटिविटी के लिए, और यहाँ पे डिस्कशंस को इनकरेज किया जाता है विद द एक्सपर्ट। ठीक है, तो इस इवेंट के थ्रू शोकेस की जाती है एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, लोकल क्यूजीन एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को फ्रॉम वुमेन्स एनजीओ ग्रुप्स इन द हिमालयन रीजन। इसी वजह से न्यूज में था। ठीक है, तो तवी फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। Recently, Prime Minister of India launched the country's first indigenous green hydrogen fuel cell inland waterway vessel in which state? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में कंट्री का पहला इंडिजिनस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल कौन से स्टेट में लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया इंडिया का पहला इनॉग्रल इंडिजिनस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल तमिलनाडु के अंदर, अंडर द हरित नौका इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सिग्निफाई करता है इंडिया के कमिटमेंट को कि किस तरह से हम इनोवेटिव ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं ये क्रूशल रोल प्ले करती हैं इंडिया के पुश के लिए फॉर सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेट फ्यूल्स, राइट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तमिलनाडु स्टेट। ईच विच ऑर्गेनाइजेशंस रिसेंटली कोलैबोरेटेड टू लॉन्च द वुमेन एक्सपोर्टर्स इन द डिजिटल इकोनॉमी फंड? कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कोलैबोरेट किया है इस वाइड फंड को लॉन्च करने के लिए? यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हो जाएंगी? आंसर है यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने ज्वाइंटली इनिशिएट किया है वुमेन एक्सपोर्टर्स इन द डिजिटल इकोनॉमी फंड को, जहां पे कुछ सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है $50 मिलियन का। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल फंड है इसका बेसिक पर्पज है
वुमेन लेड बिजनेसेस को सपोर्ट करना और एंटरप्रेन्योर्स को इकोनॉमीज को डेवलप करने में और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को भी हेल्प करी जाएंगी बाय फैसिलिटेटिंग द एडॉप्शन ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ऑनलाइन जो प्रेजेंस है इन एंटरप्राइजेस की उसको इनहैंस कर सकें, साथ ही उन्हें इनेबल कर सकें टू थ्राइव इन द डिजिटल इकोनॉमी, राइट। यहाँ पे आंसर है इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है Pancheshwar multipurpose project, sometimes seen in the news, is a bi-national hydropower project between which two countries? Pancheshwar multipurpose project जो आजकल चर्चे में है, ये एक bi-national hydropower project है। कौन सी दो कंट्रीज के बीच में, आपको ये बताना है। तो हाल ही में इंडिया नेपाल एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, बावजूद उसके ये जो पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है इसके डिस्कशंस डेडलॉक रह गए थे और इसको स्टैब्लिश किया गया था थ्रू द महाकाली ट्रीटी। कब? 1996 में। और ये एक क्रॉस बॉर्डर हाइड्रो पावर इनिशिएटिव है ऑन द महाकाली रिवर, जिसका गोल है कि हम एनर्जी प्रोडक्शन को इनहैंस करेंगे और इरिगेशन को बढ़ाएंगे दोनों नेशंस में। और फिलहाल इसमें फीचर हो रहा है 315 मीटर का डैम, जिसको आप शारदा डैम कहते हैं। इसका बेसिक पर्पस क्या है? 6480 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, जो कि इक्वली शेयर होंगी। और इसके अलावा इरिगेट किया जाएगा इसके थ्रू 1,30,000 हेक्टेयर्स को इन नेपाल कंट्री एंड 2,40,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को इंडियन टेरिटरी में। ठीक है, तो ये जो पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है? आंसर इज इंडिया एंड नेपाल, दैट इज बी ऑप्शन। NICDC has signed a memorandum of understanding with which institution to enhance the development of greenfield smart cities? NICDC ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है टू इनहैंस द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज? तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये होता है NICDC, और इन्होंने मिलकर IIT दिल्ली के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके बाद ये बेस्ट प्लेसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं इंडिया के अंदर जहां पे आप डेवलप कर सकें ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को। ठीक है, तो इस कोलैबोरेशन का बेसिक पर्पस है कि जो इंडिया का टारगेट है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, ये पूरा हो सके, और इसके थ्रू एम्फसाइज किया जा रहा है टेक्नोलॉजी और रिसर्च के रोल के ऊपर, साथ ही कोलैबोरेट किया जाएगा इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग फ्यूचर। ठीक है, तो NICDC ने ये MOU साइन किया IIT दिल्ली के साथ, जिससे कि जो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज हैं उनके डेवलपमेंट को हम इनहैंस कर सकें। ठीक है, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट recently adopted a resolution against the center's decision to fence the India-Myanmar border and scrap the FMR agreement with the country Myanmar? कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने एक रेजोल्यूशन हाल ही में अडॉप्ट किया है अगेंस्ट द सेंटर के डिसीजन, जिसमें कि सेंटर ने ये कहा था कि इंडिया के और म्यांमार के बॉर्डर को फेंस किया जाएगा और स्क्रैप किया जाएगा FMR एग्रीमेंट को विद म्यांमार। तो हाल ही में फरवरी के अंदर 60 मेंबर की ये जो मिजोरम असेंबली थी, इन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया अगेंस्ट द सेंटर्स डिसीजन टू फेंस द इंडिया म्यांमार बॉर्डर, और स्क्रैप जो करने की बात की थी कि फ्री मूवमेंट रेजिम को स्क्रैप किया जाएगा विद द नेबरिंग कंट्री म्यांमार। तो ये जो FMR होता है, बेसिकली इसके थ्रू क्या होता है, लोगों को अलाउ किया जाता है दोनों ही साइड्स पे, यानी कि जैसे सपोज ये बॉर्डर है तो दोनों ही कंट्रीज के जो लोग हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो 16 किलोमीटर्स बियॉन्ड जा सकते हैं या ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी वीजा। ठीक है, तो मिजोरम ने डिसाइड किया है कि इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। फाइन। Recently, which country's parliament voted to approve Sweden's bid to join the NATO, making it the 32nd nation to join the alliance? हाल ही में कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट है जिसने वोट किया है टू अप्रूव स्वीडन्स बिड टू ज्वाइन द नाटो? यानी कि कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट है जिसने वोट कर दिया है कि ठीक है, स्वीडन का जो डिसीजन है नाटो ज्वाइन करने का वो अप्रूव हो चुका है, और इसी के साथ स्वीडन 32nd नेशन बन गया है इस अलायंस का। तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, हंगरी। हंगरी की पार्लियामेंट ने वोट किया है टू रेटिफाई स्वीडन की बिड टू ज्वाइन नाटो। इसी के साथ स्वीडन 32nd मेंबर हो चुका नाटो का, और स्वीडन ने नाटो के लिए अप्लाई किया था 2022 में आफ्टर रशियाज फुल स्केल इन्वेजन टू यूक्रेन, राइट। और जो भी नए मेंबर्स होते हैं उन्हें सभी एग्जिस्टिंग नाटो मेंबर्स के द्वारा अप्रूवल मिलना चाहिए। तो हंगरी लास्ट कंट्री है जिसने की ब्लॉक किया हुआ था स्वीडन की मेंबरशिप को, क्योंकि इनका मानना था कि स्वीडन के साथ इनके टर्म्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन फाइनली इन्होंने जो है अलाउ कर दिया है स्वीडन को, और इसी के साथ अब 2 नॉर्डिक कंट्रीज इसमें ज्वाइन हो चुकी हैं। तो डेफिनेटली जो नाटो की पोजीशन है वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, 31st नेशन कौन था नाटो को ज्वाइन करने के लिए? तो ये कंट्री थी फिनलैंड, राइट। नेक्स्ट है, Recently, which Indian received an honorary knighthood from UK's King Charles III? हाल ही में कौन से इंडियन हैं जिन्होंने रिसीव किया एक ऑनररी नाइटहुड फ्रॉम यूके के किंग चार्ल्स III? तो इनका नाम है
सुनील भारती मित्तल, दैट इज बी ऑप्शन। और किंग चार्ल्स III ऑफ यूके ने अवार्ड किया है सुनील भारती मित्तल को, जो कि फाउंडर और चेयरमैन हैं भारती एंटरप्राइजेस के, ठीक है। और ये जो ऑनर है ये टाइटल किया गया है एज द मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स है जो कि ब्रिटिश सॉवरेन देते हैं टू द सिविलियंस। फाइन, तो कौन से इंडियन है जिन्होंने इस ऑनर को रिसीव किया? आंसर है सुनील भारती मित्तल। ओके, नेक्स्ट इज ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 recently seen in the news is published by which one of the following organization? ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करती है, आपको ये बताना है। तो ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक को पब्लिश करते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम अलोंग विद ISWA, ठीक है। यहाँ पे की ट्रेंड्स को हाईलाइट किया जाता है और कुछ प्रेडिक्शंस इसमें दिए गए हैं, जैसे कि जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो इंक्रीज हो गया है फ्रॉम 2.3 टू 3.8 बिलियन टन्स, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा इस वैल्यू तक बाय द एंड ऑफ 2050। और जो डायरेक्ट कॉस्ट है ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट की वो फिलहाल $252 बिलियन पे थी इन 2020, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि ये डबल हो जाएगी बाय द एंड ऑफ 2050 विदाउट इमीडिएट इंटरवेंशन, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बैरियर्स हैं, जैसे कि इनसफिशिएंट अर्जेंसी रिकॉग्निशन, इनकम्प्लीट डेटा और ये सारी चीजें, लेकिन रिपोर्ट के अंदर क्या है ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो आंसर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है हाउ मेनी रेलवे स्टेशंस हैव सक्सेसफुली अचीव्ड द प्रेस्टिजियस ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन? ये सर्टिफिकेशन कितने रेलवे स्टेशंस को अब तक मिल चुका है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन 150 रेलवे स्टेशंस और 6 मेट्रो स्टेशंस ऐसे हैं जिन्होंने इस टैग या इस सर्टिफिकेशन को जीत लिया है एज अ पार्ट ऑफ ईट राइट इंडिया मूवमेंट बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये जो इनिशिएटिव है इसके थ्रू स्ट्रिंजेंट फूड सेफ्टी को मैंडेट किया जाता है, हाइजीन और न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड्स वगैरह का ख्याल रखा जाता है फॉर ऑल द वेंडर्स एट सर्टिफाइड स्टेशंस, ठीक है। यहाँ पे आंसर है 150। Recently, which country's parliament has approved a controversial anti-LGBTQ bill, the Human Sexual Rights and Family Values Bill? हाल ही में किस कंट्री की पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया है जो कि एक anti-LGBTQ बिल है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन घाना। घाना की पार्लियामेंट ने इस कंटेंशियस ह्यूमन सेक्सुअल राइट्स एंड फैमिली वैल्यूज बिल को पास कर दिया है और अब ये प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए पेंडिंग में है। इस लेजिस्लेशन के तहत जो ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज है उनको प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है और LGBTQ के आइडेंटिफिकेशन को काफी ज्यादा क्रिमिनलाइज किया गया है बेसिकली, जहां पे आपको 3 साल का प्रिजन सेंटेंस मिल सकता है, ठीक है। और अगर आपने सपोर्ट किया LGBTQ की एक्टिविटीज को तो आपको 5 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है, ठीक है। तो अभी भी घाना में गे एक्ट्स वगैरह प्रोहिबिटेड हैं टोटली, और कोई भी अगर ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे 3 साल की जेल टर्म सुनाई जाएगी। तो ये जो बिल है ये रिफ्लेक्ट करता है इनके टाइटनिंग पॉलिसी को ऑन LGBTQ राइट्स, और इसकी वजह से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिबेट्स छिड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है घाना, दैट इज सी ऑप्शन। Recently, who has been appointed as the Director General of the National Security Guard? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं, आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन दलजीत सिंह चौधरी। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा कि 1990 बैच के IPS ऑफिसर हैं और इनको अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और प्रेजेंट में ये डायरेक्टर जनरल थे सशस्त्र सीमा बल के, इसलिए मैंने आपको कहा कि इनका नाम आपने सुना होगा। और अब इनको ये एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जहां पे ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भी लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मूव है इसकी वजह से इनका कैरियर बहुत ही अच्छा होने वाला है। जाहिर सी बात है कि इनको ज्यादा एक्सपीरियंस वगैरह हो जाएगा। तो हमारे लिए काम की बात यहाँ पे क्या है कि हमारे नए डायरेक्टर जनरल कौन बन चुके हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के, तो आंसर है दलजीत सिंह चौधरी। Recently, which state government has issued a directive for the adoption of the one-time scheme across all urban local bodies? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एक डायरेक्टिव इशू किया है जिसके बाद वन टाइम स्कीम को अडॉप्ट किया जा रहा है सभी अर्बन लोकल बॉडीज में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन तेलंगाना। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है OTS एडॉप्शन को सभी अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, जिसका एम है कि फाइनेंशियल बर्डन ईज हो सके प्रॉपर्टी ओनर्स के ऊपर। और ये जो इनिशिएटिव है इसकी हेल्प से हम एक स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे टू ईज द फाइनेंशियल स्ट्रेन इन अक्रॉस अर्बन म्युनिसिपैलिटीज इन द स्टेट, ठीक है। तो आंसर इज तेलंगाना। Recently, which two countries formally opposed the adoption of investment facilitation for development agreement? कौन सी 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने फॉर्मली अपोज किया है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अडॉप्शन को? तो 2 कंट्रीज थी इंडिया और साउथ अफ्रीका।
इन्होंने अपोज किया है इस एग्रीमेंट को, कहां पे 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो हो रही थी 28 फरवरी को, कहां पे हुई थी, अबू धाबी में, ठीक है। तो यहाँ पे 120 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने इसको एडवोकेट किया था कि इसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कि इन्वेस्टमेंट इनहैंस होगा और बिजनेस क्लाइमेट चेंज होगा। लेकिन इंडिया का कहना यह था कि आईएफडी एक नॉन ट्रेड इशू है आउटसाइड द मल्टीलेटरल ट्रेड बॉडीज फ्रेमवर्क, ठीक है। तो यही रीजन है कि हमने इसको अपोज किया है। 2 कंट्रीज कौन सी हैं जिन्होंने इसको अपोज किया? आंसर है इंडिया और साउथ अफ्रीका। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड सीग्रास डे? वर्ल्ड सीग्रास डे हर साल हम 1 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन हम हाईलाइट करते हैं कि सीग्रास की क्या इंपॉर्टेंस है मरीन इकोसिस्टम में। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड सीग्रास डे के लिए हमने थीम क्या रखी थी, तो थीम थी हेल्दी सीग्रास हेल्दी प्लैनेट, ठीक है। एक्चुअली जो सीग्रास होते हैं ये इकलौते फ्लावरिंग प्लांट हैं मरीन एनवायरनमेंट में, जिनकी अब तक 60 से भी ज्यादा स्पेशीज हमारी नॉलेज में हैं, और ये एक्ट करते हैं एज इफेक्टिव कार्बन सिंक्स और मरीन लाइफ को काफी सपोर्ट करते हैं अपने वाइटल न्यूट्रिएंट से, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड सीग्रास डे हम 1 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम रखी गई इस साल की हेल्दी सीग्रास हेल्दी प्लैनेट। Which one of the following company recently collaborated with Mahagenco to develop renewable energy parks in the state of Maharashtra? कौन सी इसमें से कंपनी है जिसने महागेनको के साथ कोलैबोरेट किया है? किस पर्पस के लिए? महाराष्ट्र के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स डेवलप करने के लिए। आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इन्होंने कोलैबोरेट किया महागेनको के साथ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और किस लिए? ताकि रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स को एस्टैब्लिश किया जाए महाराष्ट्र स्टेट में। ये ज्वाइंट वेंचर अलाइन करता है ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव के साथ, और इसी के साथ बोल्स्टर होती हैं इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन गोल्स, ठीक है। बेसिक एम क्या है कि हम गीगावाट स्केल रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स बिल्ड कर सकें महाराष्ट्र स्टेट में, और ये हमारा कमिटमेंट दर्शाता है कि किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन एनर्जी सोर्सेज के पीछे चल रहे हैं, ठीक है। Recently, which payment bank signed a memorandum of understanding with Hindustan Zinc Limited to enhance the financial inclusion in rural Rajasthan? कौन सी पेमेंट बैंक है जिसने एक MOU साइन किया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ to enhance the financial inclusion in the rural Rajasthan? तो यहाँ पे आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इन्होंने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ ये MOU साइन किया है जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को हम बूस्ट कर सकें राजस्थान के रूरल एरियाज में। इसके अलावा ये बेनिफिशरीज को एम्पावर करता है टू सर्व एज इंडिविजुअल बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स फॉर IPPB सर्विसेज, ठीक है, जिससे कि गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह प्रमोट होंगी और इनकम जनरेटिंग लोन्स फैसिलिटेट होगा इस रीजन में। फाइन, तो आंसर इज सी ऑप्शन, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। व्हाट इज द थीम ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2024? इसको हर साल हम 1 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, और इस दिन हम सभी इंडिविजुअल की जो राइट टू अ लाइफ फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में बात करते हैं। और इसको पहली बार यूनाइटेड नेशन एड्स की जो बॉडी है उन्होंने स्टार्ट किया था या इनिशिएट किया था। थीम रखी गई इस साल के लिए टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स। ओके, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी? ये किसने लॉन्च किया है आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हमारी मिनिस्टर कौन है इसकी? स्मृति ईरानी जी। और इन्होंने हाल ही में रिवील किया है लोगो और वेबसाइट फॉर द अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी एक सेरेमनी के दौरान, जिसको कि अटेंड किया था बिल गेट्स ने भी। और यहाँ पे इंडिया की लीडरशिप को इन्होंने एम्फेसाइज किया है वुमेन के एम्पावरमेंट के सेक्टर में, और साथ ही इन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट की भी यहाँ पे बात की थी, ठीक है। तो बस सिंपली आंसर याद रखिएगा कि अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी ये एसोसिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ। How much funding has the Union Cabinet approved for the International Big Cat Alliance? कितना फंडिंग अब तक यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है फॉर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? तो यूनियन कैबिनेट ने ऑफिशियली लॉन्च किया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को विद अ वन टाइम बजटरी एलोकेशन ऑफ 150 करोड़ रुपीज फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। कब तक के लिए है ये? अंटिल 2028, ठीक है। इसको इनिशिएट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में, जिससे कि जो प्रोजेक्ट टाइगर की 50th एनिवर्सरी थी उसको कमेमोरेट किया गया था। इसका बेसिक एम है कि हम कोऑपरेशन को फॉस्टर कर सकें अमंग 97 रेंज कंट्रीज, जहां पे कंजर्वेशन किया जाएगा 7 बिग कैट स्पेशीज का, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है 150 करोड़ रुपीज। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इसरो ऑन अर्बन फ्रेम्ड सर्वे यूजिंग भुवन? तो यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इन्होंने पार्टनरशिप करी है इसरो के साथ फॉर द अर्बन फ्रेम सर्वे यूजिंग द भुवन, और यूएफएस को मैनेज करते हैं फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन ऑफ NSSO,
और ये यूटिलाइज करते हैं कॉम्पैक्ट यूनिट्स को अर्बन एरियाज के विद 120 to 150 हाउस होल्ड्स। फाइन, तो इसको टोटल 5 ईयर फेज में एग्जीक्यूट कराया जाएगा और ये एक्ट करता है एज अ सैम्पलिंग फ्रेम फॉर लार्ज स्केल सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज। फाइन, तो यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। What is the projected GDP growth rate for India in the October to December 2023 quarter 3? इस टाइम पीरियड में प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का कितना है? तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया गया है 43.72 लाख करोड़ रुपीस पे और ये वैल्यू थी 40.35 लाख करोड़ रुपीस। अगर हम लास्ट ईयर के क्वार्टर थर्ड से कंपेयर करें तो ये इंक्रीमेंट कितना देखा गया? आंसर इज 8.4%, दैट इज ए ऑप्शन। ठीक है, लास्ट है Recently, the government of India has taken several measures to support flu-cured Virginia tobacco growers in which states? इंडिया की गवर्नमेंट ने हाल ही में कुछ मेजर्स लिए हैं फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया टोबैको ग्रोअर्स को सपोर्ट करने के लिए। कौन से? 2 स्टेट्स में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है कुछ सपोर्टिव मेजर्स फॉर फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया टोबैको ग्रोअर्स आंध्र प्रदेश और कर्नाटका स्टेट से। तो प्रीडोमिनेंटली इसको प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया के मैसूर और हसान डिस्ट्रिक्ट्स में और ये एक वाइटल क्रॉप है इन द ग्लोबल मार्केट। तो गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव है इसका एम है कि हम जो लाइवलीहुड है एफसीवी टोबैको फार्मर्स की उसको बोल्स्टर कर सकें इन रीजन्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। बाकी जो रह गया है उसको हम फिर से कल कवर करेंगे या फिर कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर आपकी क्विज पे चलते हैं जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू हदसना साइनिंग ऑफ।